नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी फाइल्स ये एक ऐसा शो जिसे हम शुरू कर रहे हैं और इसके जरिए हम मध्य प्रदेश के बड़े मुद्दों का जो पूरा लेखा जोखा है न केवल वो आपके सामने लेके आएंगे, बल्कि इन बड़ी खबरों के पीछे की जो खबर होगी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज एमपी फाइल्स में हम मुद्दा उठा रहे हैं मध्य प्रदेश में जो नई आबकारी नीति आई, जिसके दौरान 11 से ज्यादा जगहों पर जिलों में शराबबंदी लागू की गई है, धार्मिक स्थलों पर, जिसमें कुल 19 धार्मिक स्थल आ जाते हैं। इस शराबबंदी को सरकार सफल बता रही है और इसके पीछे सरकार का तर्क सही भी है कि जो राजस्व का घाटा उसे लग रहा था उसकी पूर्ति के लिए उसने इस बार लाइसेंस फीस को बढ़ाया, 20% तक बढ़ा दिया और सरकार को पिछले साल से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति भी हो गई जो शराब की दुकानें हैं उनके ठेकों से। लेकिन इस बीच अब उमा भारती ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश की और जिन्होंने शिवराज सरकार में भी शराब को लेकर के मोर्चा खोला था, शराबबंदी को लेकर के मोर्चा खोला था, अब उन्होंने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान दिया है मंगलवार को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके मन में पिछले कुछ महीनों से बड़ी हलचल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शराबबंदी का जो मॉडल लागू किया गया है उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आती। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह उन्होंने बताई है कि मध्य प्रदेश में कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं, महिलाएं जो हैं वो शराब की दुकानों का विरोध कर रही हैं। अब उमा भारती इस मुद्दे को लेकर के पिछले कुछ सालों से लगातार हमलावर है, अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमलावर रही भी हैं। हालांकि बीच बीच में ये देखा गया है कि जो नीति बनती है उससे वो संतुष्ट हो जाती है, लेकिन फिर एक बार किसी और चीज को लेकर के, शराब को लेकर के उनकी बातें सामने आती। तो हमारे साथ इस वक्त भुवन तोष्णीवाल मौजूद हैं, जो कि आबकारी के जो मामलों के एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि उमा भारती के इस बयान को अब कैसे देखा जाए। भुवन जी, लंबे समय से आप इन विषयों पर पत्रकारिता तो कर रहे हैं, लेकिन हम उमा भारती के इस बयान पर आए, उनके इस सोशल मीडिया पोस्ट की बारीकियों को समझे। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि मध्य प्रदेश में ये जो शराब नीति आई, नई आबकारी नीति आई, जिसमें धार्मिक स्थलों से शराब को बंद किया गया, बैन किया गया, पहली बार मध्य प्रदेश में ये कदम उठाया गया। लंबे समय से साधु संत मांग भी कर रहे थे। इस नई आबकारी नीति को आप कैसे देखते हैं, राजस्व की प्राप्ति से लेकर के धार्मिक स्थलों से शराबबंदी, इन दोनों विषयों पर आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है रवि जी कि जैसा आपने बताया कि उमा भारती जी ने ट्वीट करा है शराब को लेके, ये कई सालों से हम देखते आए हैं, शिवराज सिंह के समय से भी देखते आए हैं, उनके खुद के कार्यकाल में भी उन्होंने शराबबंदी पे, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले तो हम इस नीति की बात करते हैं। शराब नीति आई, नई आबकारी नीति, सरकार की नीति, राजस्व प्राप्ति जी, और जो शराब बंद हुई है धार्मिक स्थलों पर, इसे कैसे देखिए, देखा जाए तो इस बार का जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है एक्साइज से, आबकारी विभाग से, वो अब तक का सर्वाधिक रेवेन्यू है, जिसको एक सफलतम आबकारी नीति के रूप में देखा जा सकता है कि सरकार की जो नीतियां बनी है वो सफल है। और जो टेंडर प्रक्रिया है, जो ऑक्शन प्रक्रिया है, वो आजकल सब ई टेंडर और उन सब चीजों के माध्यम से हो रही है। तो अगर 20% की लाइसेंस फीस बढ़ोतरी के बाद भी अगर रीटेंडर हुए हैं, जिलों में शराब ठेके उठे हैं, अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, इसका मतलब कि खपत तो है, पीने वालों की संख्या कम नहीं है। दूसरी बात की रही बात राजनीतिक ट्वीट्स की, तो मुझे नहीं लगता है कि शराब राजनीति का मुद्दा होना चाहिए। तो ये जो धार्मिक स्थलों में बंद की गई शराब, नहीं, ये तो एक बहुत अच्छा कदम है मोहन सरकार का कि उन्होंने एक कठोर कदम उठाया है। पूर्णतः शराबबंदी रवि जी हो भी नहीं सकती है, उसको करने में कहीं ना कहीं सरकार का राजस्व का घाटा भी है और कहीं ना कहीं आप हम जैसे आम व्यक्ति का भी उसमें नुकसान है। क्योंकि अगर आज की तारीख में अगर शराब ठेकों को सरकार संचालित कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक शराब की जो क्वालिटी होती है उसको भी मेंटेन रखा जाता है, उसका भी एक माप निर्धारण होता है। अगर शराबबंदी पूर्णतः कर दी जाएगी तो बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं, बिहार हैं, गुजरात हैं, आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि यहाँ पे जहरीली शराब पीने वालों की संख्या से जो मौतें हुई हैं उनके कई आंकड़े सामने आए हैं, कई खबरें हमको देखने को मिलती हैं। तो और ये बात आप भी समझते हैं कि शराब एक कहीं ना कहीं एक सोशल कंजम्पशन और सोशल सब्जेक्ट हो गया है
इसमें बंदी की जगह जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उमा भारती जी को ये करना चाहिए। आपने, मैं आपको टोकूंगा, लेकिन आपने भुवन जी एक बात बताई, बिहार और गुजरात मॉडल का आपने जिक्र किया अभी, और आपने कहा कि वहां पे शराबबंदी है जी कागजों में, लेकिन वहां पे शराब की खपत हो रही है, और आप कह रहे हैं कि वहां पे जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में जिन जगहों पर शराबबंदी हुई है, क्या वहां पर आपको नहीं लगता कि वहां के जो स्थानीय लोग होंगे जो अब तक इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, और अब क्योंकि उस सीमा में ये दुकान बंद हो गई, नगर निगम की सीमा हो या ग्राम पंचायत की सीमा हो, तो कहीं वो भी इसमें ना जुट जाए जो बिहार और गुजरात में होता है? क्या ये संभव यहां नहीं दिखता आपको? नहीं, देखिए बिल्कुल संभव दिखता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का जो फॉर्मूला है वो तो हर जगह फिट होता है। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां मजबूत करनी होंगी सरकार को। जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगी। एक्साइज विभाग जो है उसकी पुलिसिंग को ताकत देनी पड़ेगी। आज की तारीख में एक्साइज विभाग में बहुत कम अधिकारी हैं जो फील्ड में दबिश दे पाते हैं, क्योंकि स्टाफ बहुत कम है। तो थोड़ा सा उस पर भी काम करना चाहिए, तभी अवैध शराब की जो तस्करी अच्छा, है हम उसको रोका भर्तियों जा की जब बात करते हैं सरकारी विभागों में जी, तो पुलिस की भर्ती की बात आ जाती है, शिक्षकों की आ जाती है, चिकित्सकों की आ जाती है, दूसरे विभागों, लेकिन एक्साइज की कभी बात नहीं होती। ये सही मुद्दा आपने उठाया भी। क्या एक्साइज विभाग भी जी कम संसाधनों में काम करने में मजबूर है? बहुत ज्यादा मजबूर है। चूंकि मैं काफी डीपली काम करता आया हूं, पिछले 10-12 साल से एक्साइज पे काम कर रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश पे, तो ये चीज देखने को मिलती है कि बहुत सारी चीजें संसाधनों की कमी, स्टाफ की कमी, मैन पावर की कमी से स्टाफ विभाग जूझ रहा है, और उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं भी पुलिस प्रशासन करता है। अच्छा, कि बहुत से बड़े मामलों में भी पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है, बहुत से बड़े मामले पुलिस पकड़ती है। तो विभाग को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पेट्रोलिंग के लिए बल देने की जरूरत है, तभी आप शराबबंदी पूर्णतः सफल कर पाएंगे। जिन मतलब जिलों में हुई, जो पहला हमारा विषय था वो था सरकार के राजस्व प्राप्ति पे और धन संग्रहण के साथ साथ बिल्कुल शराबबंदी जिन जगहों पर हुई है। आपने अच्छे से इन बातों को तो सामने रख दिया। अब हम आते हैं जिस मुद्दे को लेकर हमने इस चर्चा की शुरुआत की, वो है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे बयान दिया है, आपने भी वो बयान देखे होंगे। उनका कहना है कि जो शराबबंदी की बात उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की, उसके बाद मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बन गए उनसे की, तो उन्होंने क्षणिक समय के लिए तो उनकी भावनाओं का ध्यान रखा। उनका ऐसा कहना है कि कुछ समय के लिए तो उन्हें कुछ हद तक शराबबंदी ठीक लगी, लेकिन बाद में जिस तरीके से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं, तो उनका कहना है कि पत्थर की चोट से ज्यादा गोबर की चोट ये मायने रखती है। ये उन्होंने अपने बड़ी एक तरीके से कहा जाए तो कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्होंने, कि पत्थर नहीं गोबर की चोट भी भारी होती है। तो इसके पीछे का मर्म क्या है उनका? वो यहाँ किसे टारगेट कर रही हैं, किसे बताना चाह रही हैं कि अब मैं फिर से शराबबंदी को लेकर मोर्चा खोलने वाली हूं? शिवराज सरकार में तो उन्होंने पत्थर फेंका था, हमें अच्छे से याद है, भोपाल की एक वाइन शॉप पे। अब गोबर की बात वो कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सरकार में उन्होंने विरोध करा, और ये आप पिछले कई रिकॉर्ड भी देखेंगे, कई सालों से भी देखेंगे, जब भी नई शराब नीति आती है तो कई तरह के विरोध सामने आते ही हैं शुरुआती दौर में, क्योंकि नया ठेका 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं दुकान शिफ्टिंग को लेके, दूसरी चीजों को लेके विरोध होते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें पूर्ण रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप होता ही है। बिगर राजनीतिक हस्तक्षेप के भीड़ इकट्ठा नहीं होती है, यह आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। उमा जी ने अगर पिछली सरकार में पत्थर फेंके थे तो बाद में वो शांत क्यों हो गई? सवाल यह है कि फिर शांत क्यों हो गई? उसके बाद कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं था नीति में। तबियत खराब हो गई थी शायद उनकी, वो चले गई थी बाहर। नहीं, ठीक बात है, उत्तराखंड में थी। वर्तमान नीति पिछले 3 महीने से लाइनअप है, बन रही है, उनके नॉलेज में थी। सरकार के क्रियाकलापों से पार्टी तो सभी तरह का उन्होंने स्वागत भी किया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव उनसे मिलने गए थे जी, उन्होंने शॉल श्रीफल से वकायदा स्वागत किया था, बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि उन्हें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन उनकी बहुत सी बातों को माना है, और कहीं ना कहीं एक भावना के साथ, जन भावना के साथ धार्मिक नगरों में शराबबंदी को लागू करने का एक प्रयास किया है। यानी एक ऐसा मॉडल है
जो आगे चल के एमपी के दूसरे धार्मिक स्थलों के आगे लिए चल भी के बिल्कुल हो सकता उदाहरण बन है, सकता बिल्कुल है। हो सकता है आगे चल के। लेकिन आप तत्कालीन व्यवस्थाएं अगर अभी सोचें कि 1 अप्रैल से शराबबंदी हुई है और आप 15 दिन में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां अगर ऐसे मानेंगे तो शराब एक डोमेस्टिक यूज की चीज है, मतलब उसको आप भी कैरी कर सकते हैं, मैं भी कैरी कर सकता हूं। उसके लिए हम कोई एक बाउंड्री वॉल नहीं बना सकते कि हम इसको जिले में घुसने ही नहीं देंगे। उसके लिए आप तस्करों को चिन्हित कर सकते हैं, माफियाओं को चिन्हित कर सकते हैं, लेकिन आम व्यक्ति को आप कैसे चिन्हित करोगे? जो उसका कंजम्पशन करता है वो दूसरे जिले से लाके पिएगा, वो चाहे अपने घर में पिएगा चाहे अपनी टेरिस पे पिएगा। तो शराबबंदी के लिए मेरा ये मानना है कि एक अच्छा प्रयास है, ये शुरुआत कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए, कि जन भावना और धार्मिक भावना का सम्मान हुआ है। बाकी आप कहें कि शराब बंदी, तो एक बंदी शब्द ही शराब में एक व्यंग्यात्मक शब्द है कि शराब की बंदी नहीं हो सकती है, शराब की बंदी आप नहीं कर सकते। और जिन भी जगहों पे शराब की बंदी हुई है वहां या तो नार्कोटिक्स ड्रग्स को बढ़ावा मिला है, सूखे नशे को बढ़ावा मिला है, जो कि शराब से कई ज्यादा हानिकारक है। अभी गुजरात में हमने देखा भी था, बिल्कुल, एक एक्सीडेंट आया था रईस जाने का, जिसमें बिल्कुल बाद में पुष्टि हुई कि वो ड्रग्स के ओवरडोज में था। बिल्कुल, तो ये भी एक डर रहता है, बहुत बड़ा एक ये वो है। और शराब की तो बोतल को आदमी को कैरी करना पड़ेगा, वो तो एक पुड़िया लेके आदमी निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप शराबबंदी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, आप पीने वाले को नहीं रोक सकते हैं। गुजरात में अगर शराबबंदी है तो वहां पे भी बहुत इजीली शराब अवेलेबल है। मध्य प्रदेश से बहुत शराब वहां पे जाती है, सभी को पता है। इंदौर संभाग के धार, झाबुआ, अलीराजपुर जो जिले हैं वहां के ठेके महंगे हैं ही इसीलिए। ये एक बहुत लंबा एक स्टडी का पॉइंट भी है। ये हम लोगों ने काफी पहले एक ये खबर इस मामले में की भी थी कि कैसे गुजरात से लगते हुए जो जिले हैं, बड़वानी, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, इनमें जो ठेके जाते थे, करीब 5-6 साल पहले की ये बात है जी, उनके ठेके हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर, जो बड़े जिले हैं, उनसे कहीं ज्यादा महंगे जाते थे। हम इंदौर की बात कर लेते हैं, इंदौर से ज्यादा खपत तो मुझे लगता नहीं कि कहीं होती होगी प्रदेश में, लेकिन उससे ज्यादा कहीं महंगे ठेके बिल्कुल आदिवासी बहुल इलाकों में है। वो भी उस आदिवासी बहुल इलाकों में जो आदिवासी वर्ग शायद ही कभी विदेशी शराब पीता हो, जो महुआ या फिर देशी शराब में ज्यादा यकीन रखते हैं। वो पारंपरिक उनकी जो महुआ शराब रहती है जिसको वो खुद ही बनाते हैं, और सरकार ने उसके लिए कुछ छूट भी दे रखी है क्वांटिटी के लिए। तो ये तो सर्वविदित है कि आदिवासी वर्ग जो है वो अंग्रेजी शराब का सेवन नहीं करता है। चुनिंदा कुछ लोग करते होंगे, पर जिस हिसाब से वहां पे ठेके जाते हैं, जिस हिसाब से रेवेन्यू सरकार को वहां का मिलता है, तो वो साफ दिखता है कि वो शराब आखिरकार जा कहां रही है। वो जा रही है पड़ोसी राज्य में, और उसकी कई स्टोरियां अखबारों में भी आई हैं, बहुत सारे केस भी बने हैं, कई गाड़ियां पकड़ाती भी हैं, पकड़ी भी जाती है। एक तरह से पूरा सिंडिकेट उस पर काम करता है। वो बहुत लंबे समय से ये चीज चली आ रही है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उमा जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। आदिवासी वर्ग और मुद्दा यही है ना कि आप ध्यान देके करोगे क्या जब तक आम व्यक्ति में जागरूकता नहीं आएगी। ये तो आपने एक राजनीतिक बोल सकते हैं कि हस्तक्षेप और राजनीतिक अपना वजूद कायम रखने के लिए एक सब्जेक्ट उठा लिया है, जो कि आम व्यक्ति के लिए भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। शराब बड़ा लग्जरी सब्जेक्ट है। लेकिन भुवन जी, उमा जी को आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या बची? मतलब उनके पास पूर्व मुख्यमंत्री का पद रह चुका है, वो मुख्यमंत्री रह चुकी है, केंद्र में मंत्री रह चुकी है, भाजपा की फायर ब्रांड वो नेत्री है, बीजेपी की पहली पंक्ति की नेताओं में उनका नाम शुमार होता था। अब आपको क्या लग रहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब क्या बची उनकी? नहीं, उमा जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा वैसी तो नहीं बची है, बस ये है कि किसी सब्जेक्ट को बहुत लंबे समय से उठाती आई हैं, और हर बार जब भी नए ठेके होते हैं या जब भी नई पॉलिसी आती है तो वो इस चीज को हाईलाइट करती हैं। इससे मुझे याद है कि एक मुद्दा उन्होंने गंगा की सफाई का भी उठाया। जी, पिछली मंत्री थी उस विभाग। जी, मेरी ये बात आपको कंप्लीट कर दूं पहले कि शिवराज सरकार में भी उन्होंने शराबबंदी को लेकर कई बार हर पॉलिसी में मुद्दे उठाए हैं, जब भी नई पॉलिसी आई है, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। कम से कम मोहन यादव की सरकार ने धार्मिक नगरों में शराबबंदी करके एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए एक नई दिशा दिखा सकता है कि आगे जाके और भी इस पे कुछ काम हो सकता है। क्या मध्य प्रदेश पूर्ण शराबबंदी की ओर जा सकता है? आपको ऐसा लगता है ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ आए, विदेशी निवेश भी आए, देशी निवेश भी आए, सॉफ्टवेयर कंपनियां आए, आईटी कंपनीज आए, सब आए, तो
जैसे हम आईटी कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो आईटी कंपनीज का जो मॉडल हम देख रहे हैं, गुरुग्राम में देख रहे हैं, नोएडा में देख रहे हैं, या बेंगलुरु में देख रहे हैं, या हैदराबाद में देख रहे हैं, तो वहां पे तो शराबबंदी नहीं है। तो जब हम बात आईटी कंपनीज की करते हैं, हम बात इंडस्ट्रीज की करते हैं, निवेश की करते हैं, व्यापारी यहाँ आए, व्यवसायी आए, तो आपको मुमकिन लगता है कि एक तरफ निवेश की बात भी हो रही है और दूसरी तरफ शराबबंदी की बात भी हो? क्या दोनों एक तराजू पे तोले जा सकते हैं? ये तो क्या है कि एक राजनीतिक उनकी क्योंकि गुजरात और बिहार में तो इतनी सॉफ्टवेयर कंपनियां नहीं। मैं वही बता रहा हूं आपको कि ये उनका राजनीतिक विषय है। बट अगर आप शराबबंदी कर भी देंगे तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बोला था कि डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है आप उसको रोक नहीं सकते हो। अगर यहाँ पे शराबबंदी हो जाती है, अभी तो सरकार खुद अपने ठेके करा के शराब बेच रही है, बिल्कुल, उसका रेवेन्यू भी उसको बहुत अच्छा मिलता है जो कई योजनाओं में लगता है। लेकिन अगर आप शराबबंदी कर दोगे तो आप तस्करी रोक दोगे। अन्य राज्यों से जो शराब आएगी क्या उसको रोक दोगे आप? राजस्थान से शराब आएगी, उत्तर प्रदेश से आएगी, जो भी सीमावर्ती राज्य है वहां से शराब आएगी, यहाँ के माफियाओं को बढ़ावा मिल जाएगा। जो लोग आज ठेका चला रहे हैं लाइसेंसी बन के, कल से वही लोग माफिया बन जाएंगे। उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे? क्या गुजरात में शराबबंदी है तो क्या वहां पे शराब रुक गई है? वहां पे राजस्थान से भी शराब आती है, वहां पे गुजरात से भी आती है, सॉरी वहां से मध्य प्रदेश से भी आती है, वहां पे हरियाणा से भी शराब आती है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा सबसे सस्ती शराब मिलती है। शराबबंदी का एक मॉडल हरियाणा में भी लाया गया था, लेकिन उसे बाद में हटा दिया गया था। अच्छा, ये क्या था? एक बार हमारे दर्शकों को ये भी ऐसा ही था कि वहां पे आदमी सूखे की नशे की तरफ डाइवर्ट होने लग गया था, और पीने वालों की कमी है नहीं, वो दूसरी जगहों से तस्करी करके स्मगलरों को बढ़ावा मिल गया, शराब अनऑफिशियल रूप से बिकने लग गई थी। अभी ये है कि सरकार के अंडर में उनके लाइसेंसी दुकानों से शराब बिक रही है, तो एक जो उसका मापदंड है शराब का, जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो कम से कम मेंटेन है। अच्छा, तो इससे कम से कम ये है कि क्योंकि डिमांड है तो सप्लाई हो रही है, और क्योंकि अभी सरकार के हाथ पे है तो गुणवत्ता के साथ बहुत ज्यादा समझौता नहीं होगा जी, जैसे कि हमने गुजरात या बिहार में देखा है। बिहार से तो कई खबरें आती हैं जहरीली शराब की वजह से जो मौतें हुई हैं। गुजरात में भी बार बार सवाल उठते रहे हैं कि जब पूर्ण शराबबंदी है तो फिर क्यों गुजरात में बार बार शराब पकड़ी जाती है। हाल ही में शायद गुजरात में सरकार ने कुछ इलाकों को छूट दी है, सूरत के शायद, या फिर किसी कैसी गिफ्ट सिटी में या कहीं ऐसे कुछ है जहां पे छूट दी गई है, जो एक लिमिटेड दायरे में वहां पे शराब बेची जा सकती है। वहां पे जैसे जो बड़ी होटलें हैं जो हैं, वहां पे आप एक परमिट लेके आप शराब का कंजम्पशन कर सकते हैं जी। जो भी फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, जो आते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं पानी की जगह बियर का ही सेवन करते हैं। मतलब इसका मतलब उमा जी के सामने लंबी लड़ाई है अभी, तो फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं। मैं ये कहता हूं कि उमा जी को लड़ाई जारी रखनी चाहिए, लेकिन उसकी दिशा बदलनी चाहिए। अच्छा, उन्हें सरकार की नीतियों का विरोध न करते हुए शराबबंदी अगर वो चाहती है तो शराब के प्रति लोगों को जागरूक करें, शराब के दुष्परिणाम लोगों को बताएं, और लोगों को अगर उसकी लत है तो उसको छुड़वाने का प्रयास करें। जितने शराब पीने वाले कम होंगे उतना ज्यादा सरकार के सामने भी एक वो रहेगा कि अब जब डिमांड ही नहीं है तो फिर सरकार के शायद सामने दरवाजे खुल जाएंगे कि हाँ वो और भी इलाकों में जा सकती है शराब को बैन करने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है ना कि सरकार किसी के घर में जाके थोड़ी देख रही है कि वो सेवन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, उज्जैन जिले का ही, वहां पे नगरी सीमा से बाहर की एक शराब की दुकान के सामने से उन्होंने डाला था। बड़े लोग वहां पहुंच के शराब पी रहे हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं कि डिमांड तो है ही, पीने वालों को तो रोक नहीं सकती। अब देखिए शहर के अंदर शराब बंद की तो वो ग्रामीण इलाकों में पहुंच गए बिल्कुल शराब पीने के लिए, बिल्कुल जाएंगे। तो जो आप कह रहे हैं कि उमा जी को लड़ाई तो नहीं रोकनी चाहिए, दिशा बदलनी चाहिए, बिल्कुल दिशा बदलनी चाहिए उन्हें। तो अगर जागरूकता की तरफ वो जाती हैं तो उनका ये जो अभियान मकसद है, अभियान सफल हो सकता है, बिल्कुल सफल होगा, और उससे उन्हें कहीं ना कहीं एक प्रशंसा मिलेगी। आज की तारीख में वो सिर्फ आलोचना झेल रही है, वो राज्य सरकार की भी आलोचना झेल रही है, दबे मुंह कह सकते हैं हम, वो पार्टी की भी आलोचना झेल रही है, क्योंकि वो सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है, अपनी ही सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है। उन्हें दिशा बदलनी चाहिए, उन्हें सरकार को सजेशन देना चाहिए कि हम शराब के प्रति लोगों को जागरूक कैसे कर सकें। ऐसे अभियान उन्हें सरकार के माध्यम से चलवाना चाहिए अगर वो चाहें तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए भुवन जी। थैंक यू। तो भुवन जी थे जिन्होंने एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज आकर के
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी के विषय पर जो बयान दिया है, जिसकी वजह से एक बार फिर से मध्य प्रदेश में शराब को लेकर के बहस छिड़ गई है, उस पर उन्होंने अपनी बात सामने रखी, तमाम मुद्दों पर खुल के बातचीत की और एक नसीहत भी दी है पूर्व मुख्यमंत्री को। वो यही कि वो शराबबंदी को लेकर के अपनी मुहिम को जारी तो रखें, लेकिन सरकार की नीतियों से कहीं ज्यादा अगर वो लोगों को शराब ना पीने के लिए प्रेरित करें तो शायद वो ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए इस ऐसे पड़ाव में, जहां पर अब उनकी बहुत ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं बची, बल्कि समाज से एक बुराई को दूर करने के लिए उन्होंने जो लड़ाई छेड़ी है, अगर उसे वो एक दिशा दे देती हैं दूसरी, तो शायद ये उनके लिए ज्यादा हितकर होगा। एमपी फाइल्स के आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एमपी फाइल्स में एक नए मुद्दे के साथ, और उस नए मुद्दे की जो भीतर की खबर होगी उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।